यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते। यस फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी से। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं साइको का, ठीक है। साइको का हमें पता है कि लर्निंग जो चैप्टर है हमारा चल रहा था। अब लर्निंग को ही थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया था, आपको ध्यान होगा कि लर्निंग हमने कर ली थी, क्या होती है कर ली थी हमने, इसकी विशेषताएं देख ली थी हमने, क्या कर लिया था, कितने टाइप्स की लर्निंग होती है वो देख लिया था, गहने की थ्योरी कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज बात करेंगे डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग के अनुक्षेत्र क्या है, ठीक है। अधिगम के अनुक्षेत्र कौन से होते हैं, तो डोमेन ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। डोमेन ऑफ लर्निंग, ठीक है। सबसे पहले देखो, अधिगम के अनुक्षेत्र क्या बोलते हैं इसको, अनुक्षेत्र, यानी कि किन किन क्षेत्रों में अधिगम किया जा सकता है, यानी कि अगर हमने लर्निंग करनी है तो उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें हमें लर्निंग हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि ये जो अधिगम के डोमेन्स बताए हैं, किसने बताए हैं, ब्लूम ने बताए हैं, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्षेत्र बताए हैं, इसके डोमेन बताए हैं, किसने बताए हैं, ब्लूम। ब्लूम का नाम आपने बहुत सुना भी होगा ना। तो ब्लूम ने क्या किया है, 3 प्रकार के, ठीक है। ब्लूम, ब्लूम का नेम, ब्लूम ने क्या कहा है कि लर्निंग कितने टाइप्स के, यानी कि इसके डोमेन कितने टाइप्स के हैं, तो वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप के हैं, ठीक है। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। तो कौन कौन सा आ जाता है लर्निंग का डोमेन, सबसे पहले कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन, क्लियर। कॉग्निटिव डोमेन मतलब कि ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक क्षेत्र। अब जब हम ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करते हैं कि ज्ञानात्मक होगा, तो ज्ञानात्मक में जैसे ही नाम आता है ना ज्ञानात्मक का, तो कौन सी चीजें आ जाती है उसमें, सोचना, विचारना। यानी कि जब हम कोई थिंकिंग करते हैं, जब हम कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, बाहर नहीं दिख रहा है बट अंदर हम सोच रहे हैं, हम उस पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, वो किस में बात आ जाती है, कॉग्निटिव में बात आ जाती है, यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र है जहां पे हम कुछ सीख रहे हैं। क्लियर है। अब कैसे हो सकता है इसमें, हमने क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं, सोचना, ठीक है, सोचना, विचारना, विचारना, ठीक है। अब आप रीजनिंग करते हो, तो रीजनिंग मतलब कि तर्क करना, किसमें आ जाएगा, डोमेन इसमें आ जाएगा, कॉग्निटिव में आ जाएगा। हम कह देते हैं हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना किसका यूज, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जब बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो कौन सा डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्टली कौन सा आ जाएगा, कॉग्निटिव डोमेन। अब सेकंड की बात करेंगे, सेकंड हमने पहले भी ये देखो कर लिया था, टाइप्स ऑफ लर्निंग में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था ये। तो सेकंड कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास आ गया कॉग्निटिव, सेकंड बताइए जल्दी से कि कौन सा आ जाएगा, सेकंड कॉग्निटिव, ठीक है, यानी कि क्रियात्मक, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि क्रियात्मक। अब क्रियात्मक में कौन सा आ जाएगा, क्रियात्मक यानी कि जब हमारे हाथ पैर चल रहे होते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं भाग रही हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर दौड़ रहे हैं, है ना, मतलब पैरों से मैं दौड़ रही हूँ, तो जहां पे आपकी फिजिकली मूवमेंट काम कर रही होती है, ठीक है, हमारी क्या करती है, फिजिकली मूवमेंट हम कर रहे होते हैं, वो क्रियात्मक अनुक्षेत्र कहलाता है। लर्निंग का कौन सा, अगर मुझे मान लो कि साइकिल सीख रही हूँ मैं, तो कौन क्या चीज सीख रही हूँ, लर्न तो मैं कर रही हूँ, क्या सीख रही हूँ मैं, क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंदर आ जाएगा, यानी कि मैं फिजिकली एक्टिविटी सीख रही हूँ। जहां पर फिजिकली एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो किस में आ जाएगी, कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने कूदना है, स्पर्श करना है, कुछ सुनना है कुछ, तो ये किस में आ जाता है, कॉग्निटिव में, यानी कि क्रियात्मक में। अब हमारे पास बात आ जाती है थर्ड की, थर्ड अफेक्टिव डोमेन। कौन सा आ जाता है, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या आ जाता है, अफेक्टिव मतलब कि भावात्मक। अब भावात्मक अनुक्षेत्र में क्या आ जाएगा,
क्रोध, ईर्ष्या, हम जैसे संज्ञा की बात करते हैं ना कि जब हम जिस चीज को हम छू नहीं सकते वो हमारी क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो जब फीलिंग्स की बात आ जाती है तो किस अनुक्षेत्र के अंदर आ जाएगा, अफेक्टिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि यार सहमा हुआ है वो तो, डर रहा है वो तो, ठीक है, हंस रहा है वो तो, मतलब कि खुशी हो रही है उसे तो, यानी जो हम फील करते हैं वो किस में आ जाएगा, अफेक्टिव में आएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, अफेक्टिव में आ जाएगा। तो ये जो हम इसको कौन सी परिपक्वता, अगर मैं कहूँ कि अफेक्टिव में कौन सी परिपक्वता आ जाती है, परिपक्वता कौन सी आ जाती है, इसमें मेच्योरिटी कौन सी आ जाती है, तो संवेगात्मक आ जाती है, संवेगात्मक। ठीक है, संवेग, संवेग, कभी हम खुशी कभी गम, ठीक है, कभी तो खुशी हो जाती है किसी चीज में, कभी गम हो जाता है, किस में आ जाएगा, अफेक्टिव में आ जाएगा। तो ठीक है, ध्यान रखने हैं 3 टाइप के उसके डोमेन हो गए, कॉग्निटिव, कोनेटिव और थर्ड क्या है, अफेक्टिव। क्लियर, यानी कि ज्ञानात्मक, सेकेंड हम कह सकते हैं क्रियात्मक या गामक, गामक क्रियाएं इसमें आ जाएंगी, और थर्ड हम क्या कह सकते हैं, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आ जाती है कि अच्छा हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार बच्चे सीखते कैसे, कैसे सीखते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो अब बात करते हैं हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते कैसे हैं। ठीक है, बच्चे सीखते कैसे हैं। अब सबसे पहले जब कैसे सीखते हैं, हमें हमारे पास एक बात याद आ जाती है, क्या, पहले तो पर्सन होना चाहिए। ठीक है, एक पर्सन है हमारे सामने। अब पर्सन के सामने क्या बात आ जाती है, पर्सन को मोटिवेट किया जाता है सीखने के लिए। अब मान लो आप छोटे से बच्चे को भी सिखा रहे हो तो मोटिवेशन चाहिए उसको, तो सीखने के लिए क्या चीज जरूरी हो जाती है, मोटिवेशन। ठीक है, एम, मोटिवेशन, प्रेरणा। जैसे ही उसको प्रेरणा मिली, अब जैसे ही हमें भी लगा लो, खुद को भी लगा लो, कि जैसे ही हमें कोई प्रेरणा मिलती है तो हम क्या करने लग जाते हैं, प्रेरणा मिलते ही हम वेरियस रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। वेरियस रिस्पॉन्स देना हम क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। वेरियस रिस्पॉन्स मतलब कि विभिन्न अनुक्रियाएं। अब रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रियाएं, वेरियस वेरियस बहुत सारी अनुक्रियाएं हम शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही अनुक्रिया हम शुरू करते हैं, यानी कि कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, जरूरी तो नहीं है जो भी हमने क्रिया की वो पूरा प्रॉपर, अगर मान लो मैं कह रही हूँ बच्चों को कि आपने ग लिखना सीखना है, तो अब जरूरी तो नहीं है एकदम से वो सीधा सीधा सीख जाएगा, बैरियर्स आएंगे उसके आगे। ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स उनके रुकावट बनते हैं, सीधा नहीं लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, कुछ ना कुछ। तो हमारी भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि पर्सन को मोटिवेशन मिली, हमने क्या किया, वेरियस रिस्पॉन्स करना शुरू किया, बट जैसे ही वेरियस रिस्पॉन्स शुरू किए तो सामने आ गए बैरियर, सामने क्या आ जाता है, बैरियर आ गए। ठीक है, बैरियर आ गया सामने। अब बैरियर जैसे ही सामने बैरियर आए, बट हमें क्या करना है, हमने अपना काम करते रहना है, हम रिस्पॉन्स करते रहेंगे। जैसे हमारे सामने भी आ रहे हैं ना बैरियर्स, कितने ही बैरियर आ रहे हैं, कभी ये पेपर लीक, कभी वो पेपर ऐसा, उसमें ये नहीं आया, उसमें वो नहीं आया, तो ये बैरियर है। ठीक है, तो बैरियर जैसे जैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में हमारा एक रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल क्या जाता है, करेक्ट जाता है। तो हम क्या करते हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा जाता है, करेक्ट। आखिर में एक रिस्पॉन्स तो हमारा सही जाता है ना, कि सही निशाने पर एक रिस्पॉन्स हमारा बिल्कुल सही लगता है, जिस दिन हमें ये न्यूज मिलती है कि हमारा पेपर क्लियर हो गया है ना। तो वैसे ही क्या हुआ कि करेक्ट रिस्पॉन्स आया। अब करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद जैसे ही हमने कहा कि भाई मेरा तो पेपर सिलेक्ट हो गया है, करेक्ट रिस्पॉन्स आया, उसके बाद हमें मिलती है री और री क्या होती है, जो मतलब कुछ के लिए कुछ और री मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको री नहीं मिलता। हम जब करेक्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम इसी चीज पे, इसी दिशा में जा रहे हैं, बस जॉब 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 जॉब, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो वहां से हमें क्या मिलता है, री मतलब कि पुनर्बलन। भाई वहां पे जॉब मिल गई, करेक्ट रिस्पॉन्स हुआ, जॉब मिल गई, तो जॉब क्या काम कर रही है, री का काम कर रही है। ठीक है, अब वहां पे देखना, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही री हमें मिली, हम उसका ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, हम उसको
इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। तो जैसे ही संगठन बनाया हमने तो क्या हुआ, लास्ट में हम कहते हैं हाँ यही तो हमें चाहिए था, यानी कि उसके बाद क्या हो गया, गोल, हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये बच्चा कैसे सीखता है, तो ये चीजें हमारे उसमें आएंगी कि कैसे सीखता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि कैसे सीख रहे हैं। पर्सन के सामने क्या आता है, पर्सन को मोटिवेशन मिलता है, ये ध्यान रखना है। पर्सन, ठीक है, मोटिवेशन, फुल फॉर्म लिख देती हूँ, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा। ठीक है, वेरियस रिस्पॉन्स यानी कि विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रिस्पॉन्स। उसके बाद उसके पास बैरियर आ जाते हैं। ठीक है, बैरियर, उसके बाद क्या आ जाता है, करेक्ट रिस्पॉन्स आ जाता है। करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ठीक है, संगठन के बाद क्या होता है, गोल, लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो किसी के भी लाइफ में जब हमें लक्ष्य प्राप्ति चाहिए होती है तो हमें इन चीजों से, इन पहलुओं से गुजरना पड़ता है, तभी हमें लास्ट में जाके क्या मिल जाता है, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब ये बात करते हैं कि अब जो लर्निंग है, क्या है लर्निंग, इस लर्निंग के बीच में, इस लर्निंग के बीच में कौन कौन से फैक्टर्स हो जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। अगर मैं आपको ये कहूं, आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी सीखने की इच्छा ही नहीं है, मेरी सीखने की इच्छा ही नहीं है, क्या मैं सीख पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। यानी कि विलिंगनेस जो होती है लर्निंग को इफेक्ट करने के लिए, ठीक है, अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रही हूं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, अब कौन कौन से प्रभावित करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है विलिंगनेस, विलिंगनेस। अगर मैं कहूं कि यार मेरी इच्छा ही नहीं है, तो क्या सिखाना चाहता है, मुझे ये चीज तो, ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है, तो मेरी इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो हम कैसे सीख पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट जो है लर्निंग को, वो कौन सा करता है, कौन सा फैक्टर करता है, विलिंगनेस। इच्छा नहीं है तो हम कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर हमारी इच्छा है, हम कहते हैं ना कि बाहर वाला जितना मर्जी मोटिवेशन दे दे, अंदर की जो मोटिवेशन है, जो आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगी, वो मोटिवेशन आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती। ठीक है, बाहर से हम जितना मर्जी कंपैरिजन कर दें, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, जब आप ये सब सुनते हो ना तो आपके अंदर से आवाज आती है कि मुझे भी करना है। तो वो जो आपके अंदर की आवाज आई है ना, उसको ही विलिंगनेस बोला जाता है। ठीक है, उसको ही विलिंगनेस, भाई हमारी इच्छा ही नहीं है, आपने कहा इस ये नहीं अच्छा, ये नहीं है, हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि उसका कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन। जब तक बच्चा खुद नहीं जाएगा, खुद से उसकी आवाज नहीं आएगी, वो काम नहीं कर सकता, वो नहीं सीख सकता। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, विलिंगनेस। उसके बाद आ जाती है मोटिवेशन, और अभी मोटिवेशन की ही इसमें बात हो गई थी। मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसी मोटिवेशन, अंदरूनी, आंतरिक, आंतरिक मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, हम कई बार अपने आप को सही करने के लिए ना, सही रूप से, भैया भाई बहुत टाइम से हम ऐसे ही चल रहे हैं, सही रूप से हमने मोटिवेशन चाहिए तो हम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, भाई यार कुछ तो, भाई लाइफ अच्छी नहीं चल रही, अब क्या करें, तो मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। तो मोटिवेशन, हमें कैसी मोटिवेशन चाहिए होती है, आंतरिक। ठीक है, थर्ड बात आ जाती है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि विषय। अब उस विषय में मेरी रुचि नहीं है, उस विषय को, मुझे वो विषय, जो भी सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत ही
मतलब कि भी ऐसा लगता है कि मुझे आएगा ही नहीं, वो सब्जेक्ट में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है, तो हम नहीं सीख सकते। तो सब्जेक्ट मैटर क्या करता है, आप कभी भी, हम कठिन एक चीज, कुछ भी सीखना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले सरल को लेके चलते हैं, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए हमें, सरल से कठिन, ना कि कठिन से सरल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, सरल से कठिन। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है वो एक प्लान होना चाहिए कि हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर इंटेलिजेंसी, आप खुद से सोचो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंसी। एक बच्चा बहुत होशियार है, हो सकता है वो बहुत जल्दी सीख ले, और एक बच्चा थोड़ा धीरे सीखता है, सबका अपना अपना लेवल है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो सबका अपना अपना लेवल है, सब अपने, और सबका अपने अपना कमांड होती है एक सब्जेक्ट पर। कोई एक सब्जेक्ट बहुत जल्दी सीखता है, हो सकता है जो मैथ बहुत अच्छे से सीख रहा है, हो सकता है वो साइंस बहुत अच्छे से ना सीख रहा हो, बट वैसे मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन ज्यादा रहता है, तो ये अपनी रुचि की बात होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस भी इसमें काफी फर्क डालती है, काफी प्रभावित करती है। अब मैं अगर कह दूं टाइम, लर्निंग का टाइम, टाइम भी बहुत इफेक्ट डालता है। मैं ऐसे टाइम पे कह दूं, उसके घर में तो शादी है, वो शादियों में मस्त रहने के लिए, अब मैं उसको कहूँ ना भी चलता रहे, तू तो पढ़, तू तो पढ़। ठीक है, जब तक उसके अपने मन से नहीं होगा ना, अगर वो मन से पढ़ रहा है ना, तो गली में चाहे ढोल ढमाके भी बज रहे हो तब भी वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो टाइम, टाइम भी बहुत इफेक्ट डालता है, और एक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी बहुत इफेक्ट डालता है। कहाँ पे इफेक्ट डालता है, लर्निंग पे इफेक्ट डालता है। इन्वायरमेंट सही नहीं है, हम उसी की बात कर रहे हैं ना, इन्वायरमेंट सही नहीं है और हम पढ़ने बैठ जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप साथ में डीजे बज रहे हैं, हम साथ में पढ़ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा नहीं काफी मुश्किल हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बंद हो जाए तभी हम साथ में आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। उसकी बात आती है, बात किसकी आती है, मेच्योरिटी की आती है। सबसे बड़ी चीज है मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी, हम कहते हैं कई बार भाई मेच्योर हो गया, ये तो मेच्योर, मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। 8th क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास का मैथ्स करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 8th क्लास के बच्चे को वो मतलब उसके लिए मेच्योर नहीं है, मतलब 8th क्लास के बच्चे को इतना ही आता है जैसे उसकी बुद्धि, मेंटल उसका 8th क्लास के बच्चे का, अब हम कहेंगे नहीं जी तूने तो +1 का सीखना ही सीखना है, तो वो नहीं सीख सकता है। एक मैच्योरिटी होती है। अगर आप 2 साल के बच्चे को कहो कि हमने प्लस के क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है, उसको, क्योंकि 2 साल का बच्चा सिर्फ लर्न कर सकता है, क्रैमिंग कर सकता है, बट आप उसको कहो कि तेरे को पता होना चाहिए 3 और 2 कितने और 8 और 10 कितने। ठीक है, तो वहां पे मेच्योरिटी काम करती है। हाँ, अगर एक बच्चा ऐसा है आपके पास सामने, 2 बच्चे ऐसे, मतलब कि एक तो है 10 साल का, 10 इयर्स का, जो कभी स्कूल नहीं गया, और एक है 3 साल का बच्चा जो स्टार्ट हुआ है कुछ सीखना। ठीक है, 2 का टेबल सीख रहा है या 3 का से टेबल सीख रहा है, स्टार्ट हुआ है बिल्कुल सीखना। तो 10 साल का जो बच्चा है वो कभी भी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, बट उसकी मेच्योरिटी लेवल ऐसा है कि आप उसको कोई कुछ भी समझाओगे, सीखना दोनों ने बराबर शुरू किया, मतलब यहाँ पे, क्योंकि वो भी अभी स्कूल जाने लगा है, और वो ये चलो 5 साल का लगा लो, 3 साल की बजाय 5 साल का लगा लो, 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो, तो दोनों ने बराबर, क्योंकि आता उसको भी नहीं है 10 साल वाले को भी, और आता 5 साल वाले को भी नहीं है, और आपने दोनों को समझाना दोबारा इकट्ठा शुरू किया, तो 10 साल वाला है जो वो जल्दी सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेंटली लेवल जो है वो परिपक्व हो चुका है, वो मेच्योर हो चुका है, तो वो बेशक से स्कूल नहीं गया, बट अब आप जो सिखाना चाह रहे हो वो 5 साल से बच्चे से ज्यादा सीख जाएगा। ठीक है, तो मेच्योरिटी लेवल भी काम आती है लर्निंग में। ठीक है, तो ये बात थी। अब यहाँ पे ये इफेक्ट्स हो गए, कारक हो गए, फैक्टर्स हो गए, इसको लर्निंग को कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके कर्व की, कर्व की, लर्निंग का कर्व कैसा होता है, कर्व ऑफ लर्निंग, वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग।
यानी कि अधिगम वक्र, जिसको क्या बोला जाता है, अधिगम वक्र बोला जाता है, अधिगम वक्र। अब अधिगम वक्र की जब बात आती है तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या हमारी सीखने की गति हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो हम बहुत ज्यादा सीख जाते हैं, मतलब कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा सीख जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सीखने की गति थम जाती है, रुक जाती है, हम सीखते नहीं है। तो जो हमारी सीखने की गति है वो क्या होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी रुक गई, तो उसको हम बोलते हैं अधिगम का वक्र। ठीक है, क्योंकि हमारी सीखने की गति ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो अधिगम का वक्र है, इस कितने प्रकार का होता है? अधिगम का जो वक्र है ये कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, तो इसको ध्यान से देखना है। तो अधिगम का वक्र 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो है अधिगम का वक्र, हम उसको पॉजिटिव, ये नहीं कि लाइन वाइज चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक अधिगम वक्र, पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक, धनात्मक को क्या बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान देनी है, क्योंकि होता क्या है, हिंदी में भी वो इंग्लिश के वर्ड यूज करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है हिंदी में कनकेव ही लिखा हो। ठीक है, तो कनकेव ध्यान रखना है, कनकेव कर। इसमें क्या होता है, इस वक्र में क्या होता है, इस वक्र में होता क्या है, आरंभ में तो क्या होता है, हमारी सीखने की गति बिल्कुल धीमी होती है। आरंभ में हम बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, और बाद में एकदम से हम बहुत जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिनोट करें तो कैसे करेंगे, आरंभ में हमारी सीखने की गति थोड़ी होती है, फिर हम बहुत तेजी से सीखते हैं। ये उन्नति यानी कि हमारी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, और ये किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। तो आरंभ में हम धीरे धीरे सीखते हैं, बाद में हम जल्दी सीख जाते हैं। अब मान लो जैसे मान लो हम कीबोर्ड पे यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे हमें हमारे हाथ जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं, जल्दी जल्दी नहीं चलते ना, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है सीखना। अब जैसे ही हमने स्टार्ट किया है सीखना, तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे एम है कहाँ पे एन, क्योंकि एबीसी लाइन सीक्वेंस वाइज नहीं दे रखी होती, तो हमारे हाथ उस चीज को नहीं पहचान पाते। और आपने देखा भी होगा, जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है वो जो चीज वही करता रहता है, उसके क्या, उसको देखने की भी जरूरत नहीं होती, उसके हाथ सीधे चलते हैं, फटाफट से चलते हैं। और हमें कह दिया जाए कि आप कीबोर्ड पे फटाफट काम करो, तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वो क्या होता जाएगा, तेज होता जाएगा। तो धनात्मक अधिगम वक्र, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होगा, कनकेव कर, कनकेव में क्या होगा, सबसे पहले हमारी सीखने की गति धीमे होती है, उसके बाद हमारी गति प्रैक्टिस पे, ठीक है, तेज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये था हमारा धनात्मक नंबर 1 पे। नंबर 2, अगर धनात्मक आया है तो ऑब्वियस है ऋणात्मक भी आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कन्वेक्स कर्व। ठीक है, कन्वेक्स, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में बैठे हुए हम भूल जाते हैं कनकेव कौन सा और कन्वेक्स कौन सा। तो नेगेटिव जो है उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्स कर्व। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें उससे उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, उससे उल्टा हो जाएगा। उससे उल्टा कैसे हो जाएगा, हमारी सीखने की गति पहले तो बहुत तेज हो जाती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, प्रारंभ में तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं, पर हमारी गति जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि पहले तो हम अच्छे से सीख रहे थे, बाद में हमारी गति कम हो गई। ये प्रोग्रेसिव, और ये क्या है, टाइम। कैसे, आप देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका कैसे, स्कूल में जाते हैं हम, ठीक है, स्कूल में जाते ही क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड, आपने देखा होगा जो भी टाइम टेबल बनता है ना, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पीरियड में हम थोड़े से अलर्ट होते हैं।
ठीक है। तो अलर्टनेस वाले जो पीरियड होते हैं वो फर्स्ट सेकंड पीरियड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड पीरियड में बहुत अलर्ट होते हैं, हमारे पास एनर्जी होती है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में आते आते हमारी थोड़ी सी आगे हो जाती है, टाइम हो जाती है उसके बाद, है ना। फिर हमें ब्रेक मिलता है थर्ड फोर्थ पीरियड के बाद। थर्ड में थोड़ा सा कम हो जाता है, फोर्थ में हमारी एनर्जी और कम हो जाती है, उसके बाद हमें ब्रेक मिल जाता है, ठीक है। और ब्रेक के बाद फिर हमारी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि पहले पहले फर्स्ट और सेकंड पीरियड में मैं जिस टाइप में सीख रही थी उतनी अलर्ट में लास्ट वाले पीरियड्स में नहीं थी, ठीक है। हम सबका ऐसा ही होता है कि हम घर से जाते हैं तब एनर्जेटिक जाते हैं, हमें लगता है कि हमने सीखना है, तो हम इस टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते। कई सोच रहे होंगे कि हम तो लास्ट तक एनर्जेटिक रहते हैं, तो भाई उनके लिए ये नहीं है, जो लास्ट तक एनर्जेटिक रहते हैं उनके लिए ये नहीं है। जो ऐसे सोच रहे हैं ना कि लास्ट तक हम तो अच्छे एनर्जेटिक रहते हैं, तो उनके लिए सरल हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा, मतलब उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो मेरे जैसे होते हैं फर्स्ट सेकंड पीरियड में तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, लास्ट तक ऐसे लगता है कि कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी घर जाएंगे, कब छुट्टी होगी घर जाएंगे। तो वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स कर्व बोलते हैं। यानी कि फर्स्टली तो हमने बहुत, और जैसे ही पेपर आते हैं, जैसे ही पेपर की डेट आ गई ना, हम कहते हैं ले इस बार तो मैं ना, देखना तुम कितना पढ़ूंगी। 4 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, छठे दिन ऐसे हो जाता है यार देखी जाएगी जो होएगा, जितना पढ़ना था मैं तो पढ़ लिया। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से शुरू करते हैं लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, उनका रिजल्ट ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है। कन्वेक्स मतलब क्या हो जाता है, कन्वेक्स का मतलब क्या है कि शुरू में तो हम बहुत अच्छे से गए हैं क्लास में, लास्ट में आते 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 हमारी गति जो है धीमी पड़ जाती है, वो क्या होता है, कन्वेक्स कर्व। अब बात कर लेते हैं थर्ड की। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव था, सेकंड हमारा नेगेटिव था, थर्ड हमारा किस टाइप में है, थर्ड जो हमारा कर्व है, थर्ड जो हमारा कर्व है वो किस टाइप में होता है, वो सरल रेखीय होता है। अभी मैंने आपको कह रही थी ना प्रोग्रेसिव, ऊपर की ओर बढ़ते जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय। यहां से मैंने बस शुरू किया, एंड तक सीखती गई, बट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम, रेयर ही चांस होगा कोई हम सारी जिंदगी बस सीखता ही जाएगा, सीखता ही जाएगा। अप्स डाउन आते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन में सीख रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखीय, सरल रेखीय अधिगम, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या होता है, सरल रेखीय में शुरू किया मैंने सीखना, लास्ट तक ऊपर तक बस मैं सीखती गई सीखती गई सीखती गई, कभी अप्स डाउन हुए नहीं। बट ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि ऐसा कर्व किसी में मिले, ठीक है, मोस्टली तो मिलता ही नहीं है ऐसा कर्व। अब नंबर 4 की बारी आ जाती है। स्ट्रेट लाइन में था है नहीं ऐसा कुछ भी, हम सीखना शुरू करते हैं इस गति से और बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। अब लास्ट जो मेन है हमारे पास नंबर 4, और ये मोस्टली सब में ही होता है, कैसा, अप्स डाउन। हम कहते हैं अप्स डाउन, अप्स डाउन, ठीक है, ऊपर जाते हैं नीचे गिर जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे गिर जाते हैं, और यही लाइफ में होता है। यानी कि प्रोग्रेस किस टाइप में चलता है ये आपका, मैंने प्रोग्रेस की, डाउन हो गया, प्रोग्रेस की, डाउन हो गया, प्रोग्रेस की, डाउन हो गया। तो इस वे में चलता है मोस्टली, हमारा सबका इसी वे में चलता है। तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एस टाइप, ठीक है, एस टाइप कर्व, एस टाइप लर्निंग कर्व, ठीक है, एस टाइप लर्निंग कर्व या एस टाइप अधिगम वक्र। इसको और क्या बोल दिया जाता है, एस टाइप को मिक्स्ड भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मिक्स्ड भी बोल दिया जाता है, मिक्स्ड कर्व, ठीक है। अब मिक्स्ड कैसे है पता ही है हमें, अप डाउन हो रहा है। अब ध्यान रखना है इसमें कि पहले क्या होती है गति, धीरे फिर तेज, फिर धीरे फिर तेज। तो ध्यान रखना है पहले क्या होती है, आरंभ में गति, आरंभ में गति याद रखना है, आरंभ में, आरंभ में गति कैसी होती है, धीमी,
फिर कैसी हो जाती है तेज, फिर कैसी हो जाती है धीमी। ठीक है, तो धीमी, पहले धीमी फिर तेज फिर धीमी फिर तेज, तो ये हो जाता है। तो अब इसमें कैसे कैसे, अब देखो कंपटीशन आता है, कंपटीशन का पेपर आ गया, जैसे ही पेपर की अनाउंसमेंट हुई, पेपर है, पेपर की डेट आई, अनाउंसमेंट, ठीक है, आज अनाउंसमेंट हुई, पेपर की डेट आ गई है। एचटेट का भी देख लेना, जब तक पेपर की अनाउंसमेंट नहीं होती ना तब तक हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है, पेपर होने वाला है 1 महीने के बाद, हम क्या करने शुरू कर देते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम जो हमारी लर्निंग है ना हाई लेवल पे चली जाती है। हम दिन रात, पेपर आते हैं ना, हम दिन रात पढ़ना शुरू कर देते हैं। पेपर गए, पेपर गए के बाद हमारी बिल्कुल डाउन आ गई। ठीक है, हमारी क्या आती है, गति बिल्कुल डाउन आ जाती है। फिर 2-4 महीने डाउन रहती है, फिर एकदम से पेपर आ जाते हैं, फिर हमारी गति जो है बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाती है। फिर हम मतलब यही चीज चलती रहती है। और जब भी हमारा एचटेट का पेपर है या साइको का, हम जो भी सिलेबस पढ़ते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम में ना मुझे अच्छे से करना है। और मैं ना पेपर के बाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पेपर होते हैं ना तो हम, हमारी तैयारी मान लो अच्छे से नहीं हुई, तो हम कहते हैं नेक्स्ट पेपर में ना, नेक्स्ट बार में मैंने बहुत अच्छे से शुरू कर दूंगा पढ़ना। और फिर होता वही है, अरे पेपर अभी तो खत्म हुआ है, अभी क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। और फिर वो धीरे धीरे ऐसे लगता है महीने बाद, 2 महीने बाद, अरे यार पेपर आने वाले हैं, पेपर आने के पास ही पढ़ूंगा। तो वो क्या हो जाता है, एस टाइप में मिक्स्ड कर्व। ठीक है, तो जल्दी से एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या रीड किया है आज। ध्यान रखना है, क्या हमने रीड किया है, पहले तो डोमेन 3 टाइप के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गए थे कि इसकी प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया भी कोई पूछे ना, उसका अधिगम का प्रोसेस क्या है, तो वो वही है प्रोसेस जो हमने किया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं। पहले पर्सन है, उसके बाद मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन के बाद उसको वेरियस रिस्पॉन्स करता है, वेरियस रिस्पॉन्स के बाद बैरियर आ जाते हैं, बैरियर के बाद वो करेक्ट रिस्पॉन्स करता है, करेक्ट रिस्पॉन्स करता है तो रीइंफोर्समेंट मिलता है उसको। और जैसे ही रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो क्या कर लेता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कर लेता है और अपने गोल तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने किए अफेक्टिव, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अधिगम को, लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से। सबसे पहले विलिंगनेस, और मेन हमारी थी विलिंगनेस और मोटिवेशन। क्लियर। अब उसके बाद हमने कर लिया इसका कर्व, कि कर्व कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हम इसके सिद्धांत शुरू कर देंगे, हमने ज्ञानी की थ्योरी कर ली है, ठीक है। कल हम इसके सिद्धांत शुरू कर देंगे, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव, 2 तरह के इसके सिद्धांत हैं, जिसमें कौन कॉग्निटिव में आएगा और कौन बिहेवियर में आ जाएगा कल बता दूंगी। और कल हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।